इंडिया वर्सेस ट्रूडो, ये आप काफ़ी टाइम से आई एम श्योर सुन रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये हम सबको पता है कि किस तरीके से खालिस्तान का एक इशू है जिसको कनाडा सपोर्ट कर रहा है, वहाँ की सरकार सपोर्ट कर रही है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और जिसकी वजह से वो गलत एलिगेशंस लगा रही है भारत सरकार पर। हम खालिस्तान को डेफिनेटली नहीं सपोर्ट करते। ये पूरा मुद्दा आपको सबको पता होगा, किस तरीके से निज्जर की जो है वो किलिंग से लेकर किस तरीके से वीज़ास कैंसिल हुए, किस तरीके से ट्रेड के जितने भी हमारे आगे आने वाली मीटिंग्स होनी थी वो कैंसिल हुई वगैरह वगैरह। कल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नाम आपने सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, जहाँ पर हर साल जो है जितने भी वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो जाते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। वहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्री एस जयशंकर जी, बड़ी अमेजिंग स्पीच देते हैं, आप सभी को सुननी चाहिए अगर नहीं सुनी है तो। ठीक है, तो ये वहाँ पर गए, इन्होंने डायरेक्टली कनाडा को कुछ नहीं बोला बट इनडायरेक्टली एक बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या था वो हम समझेंगे। हमारे एग्जाम के लिए ये सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे ग्रुप्स के बारे में, यानी ब्रिक्स की चर्चा यहाँ पर होगी, I2U2 एक समिट है, एक ग्रुप है, उसकी यहाँ पर चर्चा होगी, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन क्या है, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, कितने उसके ऑर्गन्स हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है, करंट अफेयर्स के मैं सेशंस लेती हूँ। शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनाडा का बिना नाम लिए जो है हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनको जवाब दिया है, रिस्पॉन्स टू टेरर, क्योंकि खालिस्तान को हम टेरर ही मानते हैं, टेररिज्म ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर टेरर को, आतंकवाद को जो है बिना उनका नाम लिए हमने जो है एक जवाब दिया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन का ये एक प्लेटफॉर्म है जिनको जो है यहाँ पर इनको मिला हुआ, और इन्होंने जो है ये जवाब दिया है। क्या इनकी एग्जैक्ट स्पीच रही थी वो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जहाँ पर ये गए हैं और स्पीच बोली है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो है एक यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक प्रिंसिपल ऑर्गन, प्रिंसिपल या फिर आप मुख्य ऑर्गन बोल सकते हैं, जिसमें से जो है यहाँ पर छह मुख्य ऑर्गन्स है जो यूनाइटेड नेशन के आते हैं। सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी जितने भी इस तरीके के मुद्दे डिस्कस होते हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। किसी तरीके का कोई इलेक्शन करवाना होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। किसी भी तरीके का बजट पास करना होता है वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है कि जी हमें पूरी दुनिया में जो है वो पीस बरकरार रखना है। यानी अगर आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसको शांत करने की, वहां शांति बनाने की जो जिम्मेदारी है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्गन की। ठीक है, तो यहां पर ये सिक्योरिटी देने का काम करता है, जैसे कि इसका नाम ही है। यहीं से मेजरली आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इन सबसे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बट नाम याद रखने के लिए आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर जिस तरीके से, जैसे नाम ही एक कोर्ट का काम करता है। ठीक है, यहां पर सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 ऑर्गन्स है। 6 के 6 हम नाम याद रखेंगे। अब ये तो हुआ ऑर्गन्स के बारे में। अब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि वहां से भी सवाल आते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल जब भी शब्द सुनते हो तो इसका मतलब है जहां पर अलग अलग सरकारें एक साथ बैठती हैं और अलग अलग मुद्दों पर फैसले लेती हैं। ठीक है, जिसका मेजर पर्पस जो है, यानी ये बनाया जिस लिए गया था, वो रीजन है पीस। आप सभी को पता होगा। देखिए, ये जो मैं चार्ट बनाने वाली हूं अभी, ये सभी आप मेरे साथ साथ बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके पेपर के लिए और आपकी समझ के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, विश्व युद्ध 1 हुआ, हम सबको पता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा जो शांति है वो पूरी दुनिया में भंग हो गई थी। तो हमें जरूरत थी कि जी हम एक ऐसी बॉडी बनाए जिससे शांति जो है दोबारा हम रिस्टोर कर सके, शांति दोबारा मेंटेन कर सके। तब हमने एक बॉडी बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, इसको काम दिया गया कि जी आपको पूरी दुनिया में शांति बना के रखनी है ताकि विश्व युद्ध जैसे वॉर दोबारा ना हो। पर डेफिनेटली ये अपने काम में जो है फेल हो गया, इसीलिए तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अगर ये शांति बनाने में कामयाब हो जाता तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 होता? नहीं होता। तो इसकी वजह से ये अपने काम में हुआ फेल, इसकी वजह से यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 भी हमें देखने को मिला, क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पाया।
ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमें फिर से जरूरत पड़ी कि अभी हमें जो है फिर से पीस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सारी चीजें जो है तहस नहस हो गई, इकोनॉमी तहस नहस हो गई, पूरा शांति भंग हो गई पूरी दुनिया की। तब जाकर हमने बनाई एक बॉडी जिसको आज हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र हम कहते हैं। ये उसकी पूरी हिस्ट्री है, तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज आप लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो जाए। अब आते हैं वापस अपने कुछ चीजों पर, यहां पर अपनी स्लाइड पर आते हैं वापस। तो यहां पर आपको पता होगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में है। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब ये दुनिया की जो है लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलो जी, इससे बाहर आपके सवाल नहीं आने वाले। अब हम बात कर लेते हैं उस स्पीच की जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो कल जबरदस्त स्पीच हमारी दी गई है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं शब्द पढ़ूंगी, उसके मतलब भी समझाऊंगी, बट शब्द एज इट इज पढ़ना बड़ा जरूरी है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि यहां पर पॉलिटिकल कन्वीनियंस शुड, ओके माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल कन्वीनियंस शुड नॉट डिटरमाइन रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस की जी आप अपने वोट बैंक की वजह से टेररिज्म को नहीं बढ़ावा दे सकते, एक्सट्रीमिज्म को नहीं बढ़ावा दे सकते, वायलेंस को नहीं बढ़ावा दे सकते। वायलेंस को मतलब यहां पर कनाडा में जो है ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जो भी खालिस्तान के सपोर्टर्स है या जो भी है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, और ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से, आप अपने पॉलिटिकल फायदे की वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से ये सारी चीजें नहीं कर सकते। यहां पर इन्होंने इनडायरेक्ट, देखो यहां पर कनाडा कहीं भी शब्द ही नहीं यूज किया, बट इनडायरेक्टली जो है ये कनाडा के लिए स्टेटमेंट था, ठीक है। उन्होंने यूएनएससी, जो कि 78 सेशन जो है यहां पर हमारा यूएनजीए का 78वां सेशन जो है अभी हमारा चल रहा है। ये नंबर भी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया, राइट। उसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात कही जो पूरी दुनिया के लिए जो है लागू होती है, वो बात ये थी यहां पर, सिमिलरली रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग। इसका मतलब ये था, ये पूरे वेस्ट को, जो वेस्ट जब मैं बोलती हूं तो मैं अमेरिका, यूरोप, इन सब की बात कर रही हूं, ये पूरे वेस्ट को एक मैसेज था कि जी अगर देखो, अगर आपको आतंकवाद के खिलाफ बोलना है तो आप जहां जहां आतंकवाद हो रहा है, जहां जहां टेररिज्म हो रहा है, आप सबके खिलाफ बोलिए। आप चेरी पिक नहीं कर सकते। चेरी पिक का मतलब है अपने फायदे के हिसाब से किसी के खिलाफ बोल दिया, किसी के खिलाफ नहीं बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप सच में आतंकवाद के खिलाफ हो तो जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आप सबके अगेंस्ट बोलिए, राइट। सो चेरी पिकिंग वाली चीज जो है अब यहां पर नहीं चलेगी, ठीक है। और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जो है यहाँ पर बोली हैं, अपने आप को विश्व मित्रा, अपने आप को ये सारी चीजें भी जो है यहाँ पर बोला है। थोड़ा नॉन अलाइनमेंट के बारे में भी बोला है। आप सभी को पता है, ये तो काफी टाइम से जो है हम किसी भी गुट को, जो अगर चाहे शीत युद्ध के समय से यूएस और रशिया के जो दो गुट बने हुए थे ना, हमने उनको सपोर्ट किया। अभी भी अगर कोई भी गुट बन जाता है तो हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नॉन अलाइंड रहते हैं। तो उस चीज पर भी यहाँ पर फोकस किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बोला कि हम जो है एक तरीके से सबके साथ कोलैबोरेट करके, सबके साथ कोऑपरेट करके रहना चाहते हैं, चाहे वो ब्रिक्स के मेंबर्स हो, चाहे वो क्वाड के मेंबर्स हो, और हमें सब प्रूव भी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ मिलके कोऑपरेट करके आगे चल रहे हैं। और इसीलिए क्वाड, जिसमें आपकी 4 कंट्रीज आती हैं, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं। आप मुझे ये भी बताएंगे कि हाल ही में यूएस ने चाइना को काउंटर करने के लिए एक कंट्री को जो है क्वाड में शामिल कर लिया, वो कौन सी कंट्री है, ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ I2U2 का भी जिक्र किया गया, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाती हूं, जिससे आपको जो है आसानी होगी। तो ये जो है यहां पर, चलो मैं ही बता देती हूं, यहां पर क्वाड कंट्रीज जो हैं ये चारों ग्रुप्स हैं, ठीक है। जहां पर इंडिया आपको दिखेगा, यूएस आपको दिखेगा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया और जापान आपको दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड जो है आपस में जो भी है मिलकर यहां पर काम करते हैं, राइट। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप कभी क्वाड पर मेरे साथ चर्चा करना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वाड की बनने के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी है, और नए मेंबर को क्यों ऐड किया गया है उसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। और कौन कर रहा है ये सारी चीजें, ये सारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और कभी और डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये I2U2 का फोटो है, ठीक है। I2U2 यानी 2 I है यहाँ पर, 2 I यानी इंडिया और इजराइल है यहाँ पर, 2 U है यहाँ पर यानी यूएस और यूएई है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली वेस्ट साइड का एक क्वाड हम बनाना चाहते हैं, ताकि,
ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक और 4 मेंबर का हम ग्रुप बनाना चाहते हैं जिनके साथ हम मिलकर काम कर सके। सो बेसिकली कहना यहाँ पर जयशंकर जी ये कह रहे थे कि हम जो है सबके साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं, इस तरीके से काम करना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर बात करी, जैसे अपने बहुत सारे ट्रेडिशन पर बात करी, अपने अमृतकाल पर बात करी, जिस तरीके से G20 को हमने इतनी अच्छे से सफल बनाया है अपने लास्ट, स्पेशली ये दिल्ली में जो हमारा G20 का एपिसोड हुआ था उसके बारे में भी बात करी। और उसके साथ उन्होंने अपनी स्पीच जो है नमस्ते फ्रॉम भारत से शुरू करी थी। यहाँ पर भारत जो शब्द आप सभी को पता है, इंडिया और भारत की कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से चल रही है, तो उन्होंने भी जो है नमस्ते फ्रॉम भारत से अपनी स्पीच शुरू करी। आपके एग्जाम में कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 78वें नंबर की ये मीटिंग थी। ठीक है, सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं ये बता दूं आप सभी को कि अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है बैंक महापैक प्लस में एनरोल करने का। और अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो नाबार्ड का जो ये मेरिट सेक्शन है इस टाइम पर इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है, Y674 ये कोड है जिसको आप यूज करके किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो मैं अपना एक कोर्स लेकर आई हूं, ये पेड कोर्स है, नाम है इसका द बिगर पिक्चर प्लस, जहां पर मैं आपको अब एक महीने के करंट अफेयर नहीं, अब आपको पूरा साल का करंट अफेयर मिलेगा द बिगर पिक्चर प्लस के थ्रू, जहां पर गवर्नमेंट स्कीम, एक साल का करंट अफेयर, RBI सर्कुलर, वेबिनार्स भी होंगे ताकि मैं फेस टू फेस आपसे बात कर सकूं, आपके सारे डाउट रिजॉल्व कर सकूं। इसमें भी सेम कोड यूज करके Y674 आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से ये बैच शुरू है, यानी आप लोग वो पहले स्टूडेंट्स बन सकते हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे। राइट, अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना है, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप यहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सेशन जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मुद्दे पर कोई टॉपिक लेकर आऊं जो आपको मुझसे समझना है, उसका नाम भी लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगी उस पर। थैंक यू सो मच।